and I welcome you all in it. Yesterday we conducted a test, and at the end of the lecture I will explain the test along with the answers. Today we will be discussing about an important topic for building the basics of English language. आप लोगों को पता है कि सेंटेंसेस में जैसे हमने बेसिक में देखा था, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. These are considered to be the essential element of any sentence. तो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उन दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि हम ना, इफ़ यू वांट टू रेंट आउट अ फ्लैट, what does a landlord do before allowing you to be the member of the house? He wants you to make the rent agreement. अब हम रेंट अग्रीमेंट करते हैं तब क्या करते हैं? वी कम टू द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट बोथ पार्टीज आर अग्रीड अपॉन. लैंडलॉर्ड है जो अपना घर किराए से दे रहा है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है. वो बोलेगा कि मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है और आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे. जब दोनों में एक दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने की वो तैयारी हो जाएगी, तब उनका रेंट अग्रीमेंट हो जाएगा. उसी प्रकार से हम जो सेंटेंस यूज करते हैं, उस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है. इफ देयर इज नो अग्रीमेंट between the subject and verb of the sentence, then that would be the grammatically incorrect sentence. तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत सिंपल है, तो इसको हमें सीखने की क्या ज़रूरत है. लेकिन स्पॉट द एरर में, कॉम्प्रहेंशन में सिंपल है कि अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच का अग्रीमेंट ही नहीं पता है, यू विल नाइदर बी एबल टू स्पीक नॉर बी एबल टू राइट एनी sentences. So this is something which you must understand from the bottom of your heart. अब मैं टॉपिक शुरू करने से पहले 20 मार्क्स की एक टेस्ट हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे. Now why do I have to solve this test for you here in the class? Because ये टेस्ट में सभी रूल कवर किए गए हैं जो मोस्टली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक के होते हैं. अब जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसी रूल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अग्रीज विद द सब्जेक्ट. His pants torn during the match. Was, is, were, are. What do you think would be the correct answer? Were. Okay. Okay. यहाँ पे करेक्ट आएगा were. Now why were is the correct option? क्योंकि pants, pants से क्या है, प्लूरल में है. अच्छा, पैंट दो होते हैं ना एक पैरों में. ये कभी ऐसा हुआ कि मैं एक ही पैर में पैंट पहन के आ गया और एक पैर में पैंट ही नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता. तो पैंट ये क्या है, प्लूरल है. अब यहाँ पे हमने वर यूज़ किया, आर क्यों नहीं यूज़ किया? कि मैच चल रही थी, मैच के दौरान उसकी पैंट फट गई थी. वो कबड्डी खेलते हुए देखो, कभी कभी सिलाई नाजुक रही तो फट जाता है कपड़ा हमारा. तो इसीलिए ये जो है ये पास्ट के एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज वाई वर इज द करेक्ट ऑप्शन. देन Aaron, together with his wife, greets the guest of the party. Greet, greeting or greeting. वेरी गुड. यहाँ पे ग्रीट्स करेक्ट आएगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि एरॉन ये एक व्यक्ति का नाम है. और दूसरा, सॉल्व कर चुके हैं हम ये टेस्ट. ठीक है. कब किया था हमने? शुरू में ही किया था. कोई बात नहीं, एक बार फिर से सॉल्व करते. रूल को समझना है हमको. एरन टुगेदर विथ हिज वाइफ ग्रीट्स द गेस्ट ऑफ द पार्टी. सेकंड सब्जेक्ट क्या है? हिज वाइफ. पहला सब्जेक्ट क्या है? एरॉन. तो एरॉन और मतलब दो सब्जेक्ट है. अब दो सब्जेक्ट को जरा बिसाइड प्रेपोजिशन है, इन एडिशन टू, अलोंग विथ, उसके बाद में एज वेल एज, ऐसे प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज से when two different subjects are joined in the sentences, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? यू हैव टू यूज योर वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, उसके अनुसार ही आपको वर्ब जो है वो यूज करना है. देन ट्वीजर्स ऑलवेज हेल्प यूजफुल टू हैंडल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे भी का ऑप्शन आएगा, आर करेक्ट आएगा. क्योंकि ट्वीजर्स क्या है, प्लूरल है. तो एक चीज तो हम यहाँ पे सीख सकते हैं कि जो जो चीज़ें पेयर में आती है, जो जो चीज़ें पेयर में आती है, वट एवर कम्स इन पेयर, यू शुड यूज
प्लूरल वर्ब आफ्टर इट। जैसे कि आपका चश्मा है, गॉगल्स पेयर में है, शूज़ पेयर में है, सॉक्स पेयर में है, कुर्तीज़ है, पायजामाज है, पैंट्स है, ट्राउजर्स है, ट्वीजर्स है, सीजर्स है, कैंची। तो जो जो चीज़ें पेयर में आती है, पेयर्ड नाउन के बाद वर्ब कैसे आएगा? प्लूरल ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में द जूरी नॉट कन्विंस्ड, माइट, was, were, would। वेरी गुड, द जूरी वॉज नॉट कन्विंस्ड। अब द जूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन ऑफ जजेस। देखिए आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ा डिसीजन जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देता है, तो मान लो 10 जज है, तो फिर उसका वर्डिक्ट क्या होता है कि 6 into 4, मतलब 6 जज फेवर में है, 4 अपोज में है। 9 into 1, 9 फेवर में है, 1 अपोज में है। तो जूरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ जजेस। तो कोई भी कलेक्टिव नाउन होता है, मतलब आपका कलेक्शन वस्तुओं का कलेक्शन है, व्यक्तियों का कलेक्शन है, किसी भी चीज़ का जो कलेक्शन है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के बाद आपका वर्ब कैसे आना चाहिए? सिंगुलर ही आना चाहिए। बट what happens when the collective noun is itself pluralized? कलेक्टिव नाउन को ही प्लूरल कर दिया तो फिर वर्ब सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? प्लूरल आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आफ्टर एनी कलेक्टिव नाउन वी यूज सिंगुलर वर्ब, ओके। बट व्हेन द कलेक्टिव नाउन इज इटसेल्फ प्लूरलाइज्ड वी नीड टू यूज प्लूरल वर्ब। ठीक है, दूसरा, द ट्रूथफुल ऑलवेज ट्रस्टवर्दी इज, was, are, may। द ट्रूथफुल ऑलवेज ट्रस्टवर्दी, द ट्रूथफुल आर। अब यहाँ पे देखिए, द ट्रूथफुल, द ट्रूथफुल का मतलब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास ऑफ ऑल द ट्रू स्पीकिंग वर्ल्ड। मतलब जो लोग सच बोलते हैं ना, वो सभी सच बोलने वाले। कैसा? द पुअर, द रिच। द रिच माने सभी गरीब लोग, द पुअर माने सभी द रिच सभी अमीर लोग, द पुअर सभी गरीब लोग, दी एल्डरली मतलब सभी बूढ़े लोग। तो जब आप क्या करते हो, किसी एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल लगाते हो, तो इसका मतलब आप उस पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो उस समय भी आपका क्या आना चाहिए? प्लूरल वर्ब आना चाहिए। देन टू क्राई, नेवर द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम्स, आर, वर, शुड, इज। क्या आएगा? टू क्राई इज नेवर द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। अब ये रूल क्या है जो हम पढ़ेंगे, ये आपको अभी बता रहा हूँ। कि सेंटेंसेस में जब आप इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हो, व्हेन वन इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यू नीड टू यूज सिंगुलर वर्ब। However, when two different infinitives are used as the subject of the sentence, अच्छा एक ही वाक्य में दो इन्फिनेटिव है तो फिर क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, टू क्राई इज नेवर द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, टू बी अ गुड हस्बैंड वाज जिम्स एम्बिशन। लेकिन अगर हमने ये कहा, इन क्रिकेट टू बोल फास्ट एंड टू बैट वेल आर important skills, when one infinitive is used as the subject of the sentence, you should use singular verb. But when two different infinitives used as the subject of the sentence, you need to use plural verb. वही रूल जेरंड के लिए भी क्या होता है? अप्लाई होता है, ध्यान रखना है। वही रूल क्या होगा? जेरंड अगर जब आएगा ना सेंटेंस में तो भी। फॉर एग्जाम्पल, किलिंग नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड अ बैड थिंग, वर, आर, वॉज, वुड। क्या आएगा? किलिंग वॉज नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड अ बैड थिंग। अब देखिए यहाँ पे किलिंग क्या है? ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मतलब ये दिखने में वर्ब है, ये जेरंड है। जेरंड ऑल्दो इट इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट इट डज नॉट यूज्ड एज ए वर्ब इन द सेंटेंस, इट इज रादर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो ध्यान रखना, वाक्य में जब एक जेरंड का इस्तेमाल किया जाएगा, when the sentence is begun with one gerund as a subject of the sentence, then you need to use singular form of the verb. But when two gerunds are connected by and used as the subject of the sentence, then you must use the plural form of the verb. For example, हम ले सकते हैं no laughing and for example laughing and talking are not permitted in the library। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
a number of soldiers injured during the war. A number of soldiers injured during the war. क्या आएगा? अब यहाँ पे आएगा वर, सॉरी वर क्यों आएगा ध्यान रखना. A number, this phrase is always treated as singular in nature, and the phrase the number is always treated as plural in nature. अब मान लो एक फ्रेज है अ नंबर, ये जो फ्रेज है ना अ नंबर, वाक्य में अ नंबर अगर आया तो समझना आपका सिंगुलर वर्ब आएगा. वही अगर आपने द नंबर ये फ्रेज अगर यूज की है तो आपका वर्ब कैसे आएगा? सिंगुलर आएगा. अ नंबर के बाद प्लूरल. अ नंबर इज ट्रीटेड एज प्लूरल इन नेचर एंड द नंबर इज ट्रीटेड एज सिंगुलर इन नेचर. ठीक है. अब देखिए, द नंबर ऑफ डिसीज्ड सोल्जर्स नॉट स्टोर्ड इन द रिकॉर्ड बुक वर इज आर में. अब यहाँ पे क्या आएगा? द नंबर ऑफ डिसीज सोल्जर इज नॉट स्टोर्ड इन द रिकॉर्ड बुक. अब देखिए डिसीज सोल्जर्स, अ नंबर ये फ्रेज ही प्लूरल कंसिडर होती है और द नंबर ये फ्रेज सिंगुलर कंसिडर होती है. अब आप देखोगे द नंबर के साथ डिजीज्ड सोल्जर ये क्या है? प्लूरल नाउन है. क्या है? प्लूरल नाउन है. फिर भी हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? सिंगुलर वर्ब, बिकॉज अ फ्रेज अ नंबर इज ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड द फ्रेज द नंबर इज ट्रीटेड एज प्लूरल. फिर उनके साथ जो नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है उससे हमें ज्यादा मतलब रखने की जरूरत नहीं है. दूसरा, a pack of lions approaching the camp. A pack of lions approaching the camp. क्या आएगा? A pack of lions approaching the camp. Will, were, are, was. What do you think would be the correct option? A pack of lions was approaching the camp. Why? Because it is a collective noun. सिंहांचा कळप त्याला काय म्हणतो? पॅक. म्हणजे एकच कळप आहे सिंहांचा. आपण पॅक्स म्हटलं का? The packs of lions were approaching the camp, but a pack of lion was approaching the camp. Then, दूसरा, there are many difficulties regarding the situation. Should, was, were, is. There were many difficulties regarding the situation. See, in some sentences which begins with here and there, the verb comes before the subject. अब जैसा वाक्य की शुरुआत हुई है देयर से, देयर के बाद वर क्या आया है? वर्ब. और उस वर्ब के बाद मेनी डिफिकल्टीज ये क्या है? सब्जेक्ट है. ये आपको समझना है. हियर द टूम ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन लाइज, लाई, लाइंग, लाइड. हियर लाइज द टूम ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन. अब याला तुम्ही बऱ्याच वेळेला अब आप इसको TOMB टॉम्ब कहोगे, जैसा BOMB बॉम्ब. त्यातला बी जो आहे तो इट्स नॉट बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट फ सायलेंट आहे. इट्स नॉट टॉम. टूम. टूम. टूम म्हणजे काय? थडग. कोई आदमी जब मर जाता है तो जनरली हिंदू कल्चर में क्या करते हैं? उस व्यक्ति को जला देते हैं, है ना. उसमें अगर वो व्यक्ति अविवाहित है तो उसको दफना देते हैं और विवाहित है तो उसको जला देते हैं. पता है ना आपको, गांव की तरफ ऐसा कल्चर होता है. मान लो कल मैं मर गया तो मुझे क्या करेंगे? दफनाएंगे या जलाएंगे? क्योंकि मैं अविवाहित हूँ तो मुझे दफना देंगे. ठीक है, ये कहना है हमको क्या मालूम सर. और विवाहित अगर मैं मान लो विवाहित होता, ठीक है, बाल बच्चे पत्नी होती, ठीक है, तो फिर क्या करते? दफनाते. तो कल्चर है हमारा. वहीं कुछ रिलीजन है, फॉर एग्जांपल इस्लामिक कल्चर में किसी इंसान को दफनाया जाता है. ख्रिश्चन कल्चर में क्या करते हैं? लकड़ी की पेटी में रख के दफनाया जाता है. तुम्ही त्या हडपसरच्या रोडनी गेला तर रस्त्यावरच तुम्हाला ती ख्रिश्चन भूमी दिसेल तुम्हाला, आहे की नाही. तर तिथे नावं रिपीट होत असतात. आजोबांचं नाव नातवाला दिलं जातं, आहे की नाही. म्हणून हेनरी राजा 1, विक्रमादित्य पहिला, विक्रमादित्य दुसरा, अजातशत्रू 1, अजातशत्रू 2, ज्युनियर बाबूराव, सिनियर बाबूराव, असं ते चालू राहतं. ठीक आहे, ज्युनियर सिनियर वगैरे. तर हियर लाइज द टूम ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन. जैसे तुम्ही अगर आप दिल्ली जाओगे तो वहाँ पे एक बढ़िया एक प्लेस है, आप डिस्कवर कर सकते हो. जैसे आप लाल किला देखोगे और बहुत सारी चीज़ें. तो दिल्ली में एक प्लेस है, वो है द टूम ऑफ हुमायूं. तो हुमायूं नाम का एक अंग्रेज, सॉरी अपना मुगल एक शासक था. उसका उन्होंने मतलब मरने के बाद में वहाँ पे उसका समाधी स्थळ झाला म्हणतो आपण साध्या भाषेमध्ये. जसं सिंहगडला गेला तर तुम्हाला नरवीर तानाजी मालुसरे यांचं तुम्हाला दिसेल. ठीक आहे, तसं ते थडगं असतं. देन
either she or her friends responsible for this accident. either she or her friends are, पहा either सोबत she singular आहे पण or सोबत her friends plural आहे ना, तो either or, neither nor, not only but also, ऐसे कंडीशन में देखो अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, दोनों सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब प्लूरल आएगा। बट आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक प्लूरल है, अब क्या करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना कि जो नियरर सब्जेक्ट है ना उससे हमें वर्ब को मैच करना है। अब यहाँ पे आइदर के साथ शी सिंगुलर है लेकिन और के साथ हर फ्रेंड्स प्लूरल है, तो उसके हिसाब से ही हमें क्या करना है, हमारे सेंटेंसेस में क्या करना है दोस्तों, इसे मैनेज करना है वर्ब को। तो हर फ्रेंड्स प्लूरल है तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ये आपको समझना है, ठीक है। देन neither me nor my parents aware of the incident, would be is was were। neither me nor my parent, देखो neither के साथ me सिंगुलर है, my parents क्या है, प्लूरल है। neither me nor my parents were aware of the incident। okay, then none under the sun, none is under the sun, क्योंकि none ये सिंगुलर इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है और उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। देन none of them able to solve this question, none of them is were able to solve question, सॉरी। अब देखो none of के बाद क्या है, them ये प्लूरल है ना तो इसीलिए यहाँ पे वर आया है। देखिए although none is singular when used alone, but in this sentence it is accompanied by a prepositional phrase consisting of a plural subject, so the verb should be plural as well। okay, $850 what it would cost to buy the new Pixel phone, क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि 850 से प्लूरल है लेकिन उसको मेजर करने के लिए हमने 850, तो कभी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बाद आपका वर्ब कैसे आएगा, सिंगुलर ही आएगा। देन a pair of trousers all that I brought along, a pair of trousers all that I brought along, a pair of trousers is all that I brought along। देखिए गाइस ट्राउजर्स प्लूरल है बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ पेयर मतलब एक एक जोडी, ट्राउझरची एक जोडी, मी असं म्हटलं का टू पेयर्स ऑफ ट्राउझर, नाही, ट्राउझर्स प्लुरल आहे बट हियर आई एम यूजिंग ए युनिट ऑफ मेजरमेंट एंड दैट इज अ पेयर ऑफ, एंड दैट इज व्हाई द वर्ब शुड बी सिंगुलर इन नेचर। ओके, एवरीथिंग व्हेन फाइन when it's done correctly, work will works, एवरीथिंग वर्क्स फाइन, बिकॉज एवरीथिंग हा काय आहे, सिंग्युलर सब्जेक्ट आहे, ठीक आहे। एनीथिंग, नथिंग, थिंग वाले, वन वाले, समवन, एनीवन, ओके, त्यानंतर एव्हरीथिंग, नथिंग, तर ते काय झालं, सिंग्युलर ट्रीट होतात। रोनाल्डो अँड मेसी द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ द 21st सेंचुरी आर, इथे का आर येईल, बिकॉज वेन टू डिफरंट सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय कंजंक्शन अँड वी यूज प्लुरल वर्ब। ओके, हे लक्षात ठेवायचं आहे। आता एक लक्षात ठेवायचं की दोन सब्जेक्ट अँड कंजंक्शननी तुम्ही जोडले पण दे आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन और सिंगल एंटाइटी, म्हणजे जरी दोन सब्जेक्ट तुम्ही अँड ने आपसे जोड़ा है लेकिन वो सिंगुलर व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि पीनट बटर एंड जेली माय फेवरेट सैंडविच, इज या आर, peanut butter and jelly fill in the blank my favorite sandwich, peanut butter and jelly are my favorite sandwich, peanut butter and jelly is my favorite sandwich। यहाँ पे इज आएगा, क्यों, क्योंकि पीनट बटर और जेली, पीनट बटर और जेली ये भले दो अलग अलग सब्जेक्ट है बट दे आर रेफरिंग टू सिंगल एंटाइटी सैंडविच, वो दोनों सैंडविच को रेफर कर रहे हैं, इसलिए वहां पे सब्जेक्ट क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। मतलब जितने क्वेश्चन हमने देखे हैं ना उतने ही रूल हमको क्या करना है, डिस्कस यहाँ पे करना होता है। आया समझ में दोस्तों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब मैं आपको क्विकली क्या करता हूँ, जितना हमने टॉपिक देखा है ना उसका मैं आपको ये थोड़ा रूल्स जो है वो अच्छे से समझा देता हूँ। यस, बताता हूँ, एट द एंड ऑफ द क्लास आई टेल यू। थोड़ा सा एक क्विक समरी हम रिवाइज करते हैं, जो अभी बताया वही है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, तो थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, अब गाइस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इंग्लिश में तीन इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन,
थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है वो हमेशा कौन होता है? द स्पीकर। बोलने वाला जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? द पर्सन स्पोकन टू, जिस व्यक्ति के साथ बोला जाता है, मतलब स्पीकर फर्स्ट पर्सन, लिसनर सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन कौन होता है? द पर्सन स्पोकन टू, जिस व्यक्ति के बारे में बोला जाता है वो होता है थर्ड पर्सन। मतलब आप एक सेंटेंस देखिए, आई वार्न यू दैट ही कैन बी हियर एनी मोमेंट सून। आई वार्न यू दैट ही कैन बी हियर एनी मोमेंट सून। मैंने तुमको पहले ही बताया कि वो किसी भी समय यहाँ पे आ सकता है। इस वाक्य में मुझे, अगर मैंने आपको पूछा कि तीन पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, अच्छा इसमें स्पीकर कौन है? आई वार्न यू, मैंने तुम्हें बताया था, तो स्पीकर आई फर्स्ट पर्सन है। मैंने किससे बात की? यू से बात की, सेकंड पर्सन है। दैट ही कैन बी हियर एनी मोमेंट सून, क्योंकि वो कभी भी यहाँ आ सकता है, तो ही क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है। मतलब जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाता है वो क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे तीन अलग अलग पर्सन है इंग्लिश में, वैसे दो नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं? देयर आर टू नंबर्स। पहला होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा क्या होता है? प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब डिनोटिंग वन पर्सन और थिंग, जो एक व्यक्ति या एक वस्तु को डिनोट करता है। और प्लूरल का मतलब होता है डिनोटिंग मोर देन वन पर्सन और थिंग, जहाँ दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों को डिनोट किया जाता है। अब देखिए गाइस, एक है बुक सिंगुलर, बुक्स प्लूरल, आई सिंगुलर, वी प्लूरल। ये सिंगुलर और प्लूरल का है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, जब सब्जेक्ट और वर्ब के अग्रीमेंट की बात आती है तो महत्वपूर्ण क्या है? वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब कैसे आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। वर्ब अगर आपका प्लूरल है तो सब्जेक्ट कैसे आना चाहिए? प्लूरल ही आना चाहिए। हेंस ना, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब को आप यूज करो। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो किसे आप यूज कर सकते हो? प्लूरल वर्ब को ही आप यूज कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। पहले वाक्य में द बुक सिंगुलर है, सिंगुलर सब वर्ब आया। द बुक्स प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आया है। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब में क्या होना चाहिए? इस प्रकार का अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, स्टाइलिस्टिक पर्पस के लिए लिटरेचर्स में जो ड्रामा वगैरह लिखा जाते हैं ना, त्याला आपण नाटक म्हणतो। मराठीमध्ये नाटक, इंग्लिशमध्ये ड्रामा। मराठीतले नाटककार माहिती आहे का तुम्हाला? मराठीत नाटकं लिहिणारी मोठमोठी नाटककार। आप लोग लोकसत्ता वर्तमानपत्र वगैरह वाचता का तुम्ही? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? कोई भी नहीं पढ़ते? अच्छा, द हिंदू पढ़ते हो आप, ठीक है। तर दर रविवारी लोकसत्ता वर्तमानपत्रांमध्ये पुरवणी येते, लोकरंग। त्याच्या आधीच नवीन प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटाबद्दल माहिती देण्यात येते, की OTT वर कुठले आले का, त्यांचा रिव्ह्यू, त्या चित्रपटाचं कथानक काय, उस फिल्मों में क्या बताया जा रहा है। तो जो चित्रपट समीक्षक असतात, क्रिटिक, उस फिल्म को पहले देखते हैं और फिर उनका एनालिसिस लिखा जाता है। इस फिल्म में क्या चीज़ मिसिंग है, क्या अगर करते तो और अच्छा होता, क्या मैसेज दिया गया है। मतलब मैं थिएटर में बहुत कम बार, आई मीन हार्डली आई गो टू थिएटर टू वॉच मूवीज़। बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो ही, जैसे तेहरान नाम का एक मूवी है, वो आ रहा है जॉन अब्राहम का, Z5 पे रिलीज होगा और प्रॉबेबली थिएटर में भी। तो था डिप्लोमैट था, तो पिछला मूवी मुझे याद है मैंने डिप्लोमैट देखा था 3-4 महीने पहले, द डिप्लोमैट, बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी और हम लोगों से रिलेट होता है। वैसे ही अब तेहरान आ रहा है, मतलब एक इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उस मोसाद का एक एजेंट है। वो एजेंट पकड़ा जाता है और फिर उसको बचाने के लिए पूरा वो इसराइल वाले लोग जान लगा देते हैं। तो उससे रिलेटेड वो स्टोरी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन ज़्यादातर जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय क्या होता है,
की वो स्टोरीची थीम लाईन हमें पता चलते की याच्यात नेमकं काय दिलेलं आहे, कशा संदर्भात आहे. मग ते खरंच हृदयद्रावक असेल तर जाऊन पाहायचं. अदरवाइज 300-400 रुपये खर्च करने में कोई मजा है नहीं, कुछ दिन बाद वो OTT पे आ ही जाता है. चलिए, तो ध्यान रखना है आपको. कभी कभी स्टाइलिस्टिक पर्पस के लिए, म्हणजे जसं आपण मराठीत नाट्य लिहितो, इंग्लिश में ड्रामाज है, लिटरेचर्स है, पोअम्स है, कविता लिहिल्या जातात, तो उस समय सब्जेक्ट और वर्ब के बीच कुछ शब्दों का प्रयोग होता है. नॉर्मली सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. उस कंडीशन में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद कुछ शब्दों को ऐड किया जाएगा और उसके बाद वर्ब है. लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो संबंध है वो सब्जेक्ट और वर्ब से होना चाहिए. बीच में कितने शब्द यूज होते हैं, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा फ्रेज हो, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है. इसके उदाहरण आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा. अब जैसे कि द वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रामा वर नॉट डिस्कस्ड. अगेन देखिए, आपको लगेगा सर द वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा यहाँ पे नाउन है लेकिन वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है. टाइप्स ऑफ ड्रामा इज द सब्जेक्ट. अब टाइप से प्लूरल में है तो हमने वर्ब क्या यूज किया है, प्लूरल में. टॉम द 12th प्लेयर वॉज नॉट गिवन अ चांस टू विन. टॉम के बाद क्या है, वॉज वर्ब है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, द 12th प्लेयर, ये क्या है, फ्रेज है. फ्रेज म्हणजे शब्द समूह, दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त शब्दांचा समूह म्हणजे फ्रेज. लेकिन हमने क्या किया, द 12th प्लेयर का और सब्जेक्ट और वर्ब का हमने ज़्यादा रिलेशन वहाँ पे नहीं जोड़ा है. तो कभी कभी स्टाइलिस्टिक पर्पस के लिए certain words they do come between the subject and the verb, but when you want to add verb, you have to understand that the given word should not affect its agreement in any given situation. Is this clear? आया समझ में? या आपको क्या करना है, ध्यान रखना है. ठीक है, चलो. The price of those shoes is too high. Again, shoes, although it is a plural noun, but the actual subject of the sentence is price. Hence, we have used singular verb here. The assignment which they submitted to their professor was incomplete. Assignment singular है, was singular verb हमने यूज किया है. अब ये जो रूल मैंने आपको बताया था पहले ही क्वेश्चन में, देखिए कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस है या कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है, when they come between the subject and the verb, you have to use your verb according to the first subject. If your first subject is singular, choose singular verb. If your first subject is plural, you need to choose plural verb. अब आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से प्रेपोजिशन है. अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बिसाइड्स आता है, now there is a difference between beside and besides. क्या डिफरेंस है दोनों में, बिसाइड्स और बिसाइड में? एक है बिसाइड और दूसरा है बिसाइड्स. बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है. दोनों ही प्रेपोजिशंस है. बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, च्या बाजूला. कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके बाजू में बैठ सकता हूँ, चे बगल में. और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, अलॉन्ग विथ, च्या व्यतिरिक्त. फॉर एग्जाम्पल, आई स्पीक मराठी, हिंदी, इंग्लिश. बिसाइड्स आई ऑल्सो स्पीक संस्कृत, बंगाली एंड सम अदर लैंग्वेजेस. तो बिसाइड्स का मतलब क्या है, इसके अलावा भी. सर आई कैन कुक दाल तड़का, दाल फ्राई, बैंगन मसाला, फुल स्टॉप. बिसाइड्स आई कैन ऑल्सो कुक अंडा करी ऑल्दो आई एम अ व्हेजिटेरियन. ऐसा हम क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं. बिसाइड्स म्हणजे या च्या अलीकडे. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू रीड फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल नॉवल. बिसाइड्स यू शुड ऑल्सो रीड हिस्टोरिकल बुक्स. बिसाइड्स म्हणजे च्या व्यतिरिक्त, इन एडिशन टू. फर्क जो है सिर्फ एक यस का है दोस्तों. तो बिसाइड एंड बिसाइड आर टू डिफरेंट प्रेपोजिशन. बिसाइडचा अर्थ आहे च्या बाजूला, के बगल में, आणि बिसाइड्स म्हणजे इन एडिशन टू. तो कॉमन एरर में बहुत बार ऐसे प्रेपोजिशंस आपको पूछे जाते हैं, सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट. ठीक है, चलिए. अब आप एग्जाम्पल देखिए. द कोच अलॉन्ग विद द प्लेयर्स इज गोइंग टू द पार्टी. अब देखिए यहाँ पे क्या है, अलॉन्ग विथ, ये क्या है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है दोस्तों. दो अलग अलग सब्जेक्ट है. द प्लेयर्स ये एक सब्जेक्ट है, द कोच ये दूसरा सब्जेक्ट है. बोथ दी सब्जेक्ट्स हैव बीन ज्वाइंड बाय द प्रीपोजिशनल फ्रेज अलॉन्ग विथ, और सब्जेक्ट हमने क्या किया है, सिंगुलर. वैसे अगर देखा जाए तो द प्लेयर्स ये क्या है, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब कैसे आना चाहिए था,
प्लूरल आना चाहिए था, लेकिन हमने वर्ब कैसे यूज किया है, सिंगुलर, क्योंकि द कोच अलॉन्ग विथ, इस फ्रेज के पहले हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो नेचर में कैसा है, सिंगुलर है, इसीलिए हमने वर्ब कैसे यूज किया है, सिंगुलर ही यूज किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा उदाहरण देखिए, द कोच अलॉन्ग विद द प्लेयर्स रन्स आफ्टर द बॉल अगेन, अलॉन्ग विथ है तो क्या आया है, पहला सब्जेक्ट द कोच सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हमने यूज किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, द फिजिक्स टीचर इन एडिशन टू सम स्टूडेंट्स इज गोइंग टू द साइंस म्यूजियम। ठीक है, द फिजिक्स टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सम स्टूडेंट्स से प्लूरल है, लेकिन दोनों को ज्वाइन कर लिया के लिए हमने क्या यूज किया है, इन एडिशन टू। इन एडिशन टू इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो यूज किया, क्योंकि पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, द अकाउंटेंट एज वेल एज हिज ऑफिस मैनेजर इज गोइंग टू मुंबई टुडे। द अकाउंटेंट एज वेल एज हिज ऑफिस मैनेजर इज गोइंग टू मुंबई टुडे। देखिए, द अकाउंटेंट सिंगुलर है, एज वेल एज प्रेपोजिशनल फ्रेज, हिज ऑफिस मैनेजर ये भी सिंगुलर है, लेकिन अब चूंकि हमने एज वेल एज फ्रेज यहाँ पे यूज की है तो आपका सब्जेक्ट कैसे आना चाहिए, सिंगुलर है ना पहला सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसे आना चाहिए, सिंगुलर ही आना चाहिए, ये ध्यान रखना। आया समझ में? ठीक है, चलिए अब देखिए गाइस, रूल नंबर 4 ध्यान रखना है। नॉर्मली इन 99 पॉइंट केसेस द सेंटेंस इज ऑलवेज बिगन विथ द सब्जेक्ट। साधारणतः वाक्याची सुरुवात ही कशाने होते, कर्त्यानी होते, सब्जेक्टनी होते। लेकिन इंग्लिश में स्पेसिफिकली आप ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश की बात करेंगे, कैनेडियन इंग्लिश की बात करेंगे या लिटरेचर में, तो नॉट नेसेसरी कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से ही हो। स्टाइलिस्टिक पर्पस के लिए कभी कभी सब्जेक्ट कैन ऑल्सो कम इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस और समटाइम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वहीं पे भी वो यूज हो सकता है। आप यहाँ पे उदाहरण देखिए तो आपको समझ में आएगा। अंडर द फ्रंट पोर्च स्लिप्स द लिटल पपी। अंडर द फ्रंट पोर्च, घरासमोरचा वरांडा असतो, पोर्च ज्याला म्हणतो आपण, स्लिप्स हा वाक्याचा वर्ब है एंड द लिटल पपी क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। द लिटल पपी, पपी का मतलब क्या है, हाँ व्हेरी गुड, तो श्वान होता है ना, मराठीत एखाद्याला आपण जर म्हटलं कुत्रा, आता शब्द जरा वाईट वाटतो, कारण कुत्रा आपण शिवी म्हणून पण वापरतो ना, आहे की नाही? बाबूराव आपटे त्या हेराफेरीमध्ये अक्षय कुमार एक कुत्र्या असं त्याला शिवी घालतो, ठीक आहे, किंवा एखाद्याला म्हटलं कुत्री आहेत, शिवी वल्गर शब्द आहे, म्हणून आपण त्याला संस्कृत मधला शब्द श्वान असा शब्द वापरतो. हो, तुमच्या श्वानांना आवरा, आहे की नाही? तुमच्या कुत्र्यांना आवरा असं म्हटलं त्याला वाईट वाटेल, आहे की नाही? तर श्वान हा शब्द संस्कृतमध्ये त्याला वापरतो, जसं घोड्याला अश्व म्हणतो आपण, अश्व, अश्वारोहण. चला, तर बघा इथे सब्जेक्ट कुठे आलाय, वाक्याच्या एंड मध्ये आला, स्टाइलिस्टिक पर्पस के लिए होता है। दूसरा देखो, इन अ लिटल वैली नियर अ क्वाइट स्ट्रीम was a flock of goats grazing. In a little valley near a quiet stream was a flock of goats grazing. Was ये verb है, and a flock of goats म्हणजे बकऱ्यांचा समूह, बकऱ्यांचा झुंड। देखो बकरियां जब चरती है, बकरी किंवा मेंढी एकत्र हात 200-200 300 चरतात, त्याला आपण काय म्हणतो, अ फ्लॉक। अ फ्लॉक म्हणजे काय, शेळ्यांचा समूह, शेळ्या किंवा मेंढ्यांचा। अ फ्लॉक ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अ फ्लॉक ऑफ गोट्स ये कहाँ आया, एंड में आया। तो कभी कभी स्टाइलिस्टिक पर्पस के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। पर नॉर्मली 95% केसेस में सेंटेंस की शुरुआत ये किससे होती है, सब्जेक्ट से ही होती है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद देयर और हियर द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। देखिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी शुरुआत देयर और हियर से होती है, तो वैसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो नॉर्मली कहाँ आते हैं, पहले वर्ब आता है और बाद में सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो हमें कंफ्यूज होने की उस समय जरूरत नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण देखिए, देयर आर अ स्टैपलर, 2 पेन्स, 4 बुक्स एंड अ नोटबुक ऑन द टेबल। देयर आर अ स्टैपलर, 2 पेन्स, 4 बुक एंड अ नोटबुक, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब कहाँ पे आया, पहले ही आ गया है। व्हेन द सेंटेंसेस begins with here and there, you need to understand that although verb comes before the subject, but you should use the verb according to the
नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए, देयर इज एन अबंडेंस ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन दिस स्प्रिंग। इस सीजन में गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स है। अगेन इज ये पहले वर्ब आया है देयर के बाद, और अबंडेंस सब्जेक्ट क्या आया है, बाद में आया है वाक्य में। ठीक है, दूसरा उदाहरण, और एक उदाहरण देता हूँ। हियर आर द कीज टू योर कार। अगेन आर पहले वर्ब है और द कीज प्लूरल है, क्योंकि वाक्य की शुरुआत हियर से है। हियर इज द बुक दैट यू आस्क्ड। ये लो पुस्तक जो तुमने मांगा था। द बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसे आया है, सिंगुलर आया है। म्हणजे देअर किंवा हियरनी जर वाक्याची सुरुवात झाली, बरोबर आहे, तर कधी कधी काय होतं, तुमचा सब्जेक्ट काय होतो, सब्जेक्ट नंतर यूज केला जातो, म्हणजे आधी वर्ब आणि वर्ब नंतर मग सब्जेक्ट यूज केला जातो। इज दिस क्लियर, वेरी अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए रूल नंबर 6 क्या है। इन क्वेश्चंस where the usual subject verb order is not followed, be careful to find the subject before deciding which form to use। आता क्वेश्चन विचारतो ना अपन, तो क्वेश्चन में क्या होता है, पहले वर्ब आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है। was the bus on time, क्या बस समय पे थी। द बस ये सब्जेक्ट है, was ये सिंगुलर वर्ब है, बिकॉज सब्जेक्ट सिंगुलर है तो was क्वेश्चन वर्ड सिंगुलर। इज देयर अ पर्पस टू दिस असाइनमेंट, क्या इस असाइनमेंट का कोई उद्देश्य है। अ पर्पस क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसलिए हमने वर्ब कैसे यूज किया है, सिंगुलर ही यहाँ पे यूज किया है दोस्तों। देन डज जेम्स ऑलवेज वॉक सो लेजीली, क्या जेम्स हमेशा इतना लेजीली चलता है। जेम्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड डज सिंगुलर यूज किया, क्योंकि ध्यान रखना है टू और डज, टू जो है ये सेकंड पर्सन कंसिडर होता है, और डज ये हमेशा फर्स्ट पर्सन मतलब थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन ये सिंगुलर कंसिडर होता है, ये ध्यान रखना है। देन आर जिम एंड हिज सिस्टर एट होम। अगेन इनको हमने एंड से जोड़ा है, जिम और हिज सिस्टर को, इसीलिए सब आपका वर्ब प्लूरल आया है। वॉज टॉम प्लानिंग टू एंटर द कंपटीशन, टॉम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने वर्ड क्या किया है, सिंगुलर वर्ड ही यहाँ पे यूज किया। तो क्वेश्चन वर्ड में ऐसी दिक्कतें हो सकती है। अब ये रूल मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया। when two different subjects are joined by conjunction and, you need to use singular or plural verb, plural verb। दोन सब्जेक्ट तुम्ही and conjunction नी जॉईन केले, ना दे दोज सब्जेक्ट्स कॅन बी सिंग्युलर और प्लुरल, ते सब्जेक्ट सिंग्युलर पण असू शकतात, प्लुरल पण असू शकतात, पण जर अँड कंजंक्शन मधात आला तर काय आलं पाहिजे, तुमचा वर्ब काय आला पाहिजे, प्लुरल आला पाहिजे। जसं की हार्ड वर्क अँड पेशन्स आर नीडेड टू अचिव्हिंग सक्सेस। हार्ड वर्क अँड पेशन्स दोघांनी जोडलं कशाने, अँडने, म्हणून वर्ब कसा आला, प्लुरल आलेला आहे। ठीक आहे, अजून एक्झाम्पल पहा। The manager and the employees are quarreling। The manager, the employees काय आहे, and नी जोडलं म्हणून वर्ब कसा आला, प्लुरल आलेला आहे। इज दिस क्लियर? ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, एक एक्सेप्शन यहाँ पे है। इफ द टू सब्जेक्ट्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर। लेकिन अगर वाक्य में सब्जेक्ट कितने हैं, दो अलग अलग है, दोनों को एंड से जोड़ा है, लेकिन वो रेफर किसको करेंगे, एक ही व्यक्ति को या एक ही पर्सन को, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे कि the owner and manager of the 7-Eleven on the corner was hospitalized last night। अब देखिए the owner and manager दोनों को एंड से जोड़ा, लेकिन वर्ब कैसे आया है, सिंगुलर आया है। why is this so, क्योंकि ध्यान रखना 7-Eleven एक होटल का नाम है, तो द पर्सन हु इज हैपन्स टू बी द ओनर ऑफ द होटल इज ऑल्सो द मैनेजर ऑफ द होटल। मतलब जो होटल का मैनेजर है वही होटल का ओनर है। ऑल्दो हियर देर आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय कंजंक्शन एंड, द ओनर एंड मैनेजर, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है, बट दे आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन, सेम एंटाइटी, दैट इज वाई द वर्ब शुड बी सिंगुलर इन नेचर, ये ध्यान रखना है। दूसरा जी, हाँ देखिए, अब मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। The owner and manager of the 7-Eleven was hospitalized on the corner was hospitalized last night।
दी ओनर अँड दी मॅनेजर ऑफ दी 7-Eleven, म्हणजे 7-Eleven नावाचं एक हॉटेल आहे. जो व्यक्ती त्या हॉटेलचा मालक आहे तोच व्यक्ती त्या हॉटेलचा मॅनेजर पण आहे आणि त्याला काल कुठे ॲडमिट केलं, हॉस्पिटलमध्ये त्याला दाखल केलेलं आहे. म्हणजे इथे काय झालं, जो ओनर आहे तोच मॅनेजर आहे 7-Eleven हॉटेलचा. म्हणजे दोन वेगवेगळे सब्जेक्ट आहे, एक आहे दी ओनर, दुसरा आहे मॅनेजर. ऑल्दो देर आर टू डिफरंट सब्जेक्ट्स, पण ते एकाच वस्तूबद्दल बोलत आहे आणि ती वस्तू कोणती, 7-Eleven. म्हणजे पहा, वाक्यामध्ये जर दोन वेगवेगळे सब्जेक्ट आहेत आणि ते अँड कंजंक्शननी जोडलेले आहेत, पण ते दोन्ही सब्जेक्ट जर एकाच वस्तूबद्दल का एकाच व्यक्तीबद्दल माहिती देत असतील तर मात्र तुमचं सब्जेक्ट कसं आलं पाहिजे, सिंगुलरच आलं पाहिजे. और एक उदाहरण देता हूं तो आपको समझ में आएगा. देखिए, जेनिफर्स फ्रेंड एंड एडवाइजर was surprised by her decision. अब देखिए यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है was, क्योंकि जेनिफर्स फ्रेंड एंड एडवाइजर, इसका मतलब द पर्सन हु हैपन्स टू बी द जेनिफर्स फ्रेंड इज ऑल्सो हर एडवाइजर. मतलब जो जेनिफर का एडवाइजर है वही जेनिफर का क्या है, फ्रेंड है. जो जेनिफर का एडवाइजर है वही जेनिफर का फ्रेंड है. इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज किया है. when two different subjects joined by conjunction and we use plural verb. But when two different subjects joined by conjunction and they together refer to the same person or same thing, then you must use the singular form of the verb. ये ध्यान रखना है. दूसरा, macaroni and cheese is my favorite dish. देखिए अगेन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि मैकैरोनी एंड चीज, मैकैरोनी और चीज दोनों किसके प्रकार है, डिश है ना, दोनों एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, डिश को, इसीलिए वर्ब कैसे आया है, सिंगुलर ही आया है. इज दिस क्लियर, गॉट इट अंडरस्टूड. ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है. ये टॉपिक वैसे माना जाता है डिफिकल्ट, पर अगर आपने समझ के लिया तो बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं. इसका एप्लीकेशन आना चाहिए दोस्तों. इसका जब हम टेस्ट वगैरह सॉल्व करेंगे ना, इसको अप्लाई करना बहुत क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है. अब कल से आपको वो प्रैक्टिस शीट मिलना शुरू हो जाएगा. मैंने कल बना लिया है, आज मैं उनको दे दूंगा, तो कल से हर लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगा घर के लिए ना. वैसे ही पीनट बटर एंड जेली इज माई फेवरेट सैंडविच. देखो पीनट बटर और जेली दोनों किसको रेफर करते हैं, सैंडविच को रेफर करते हैं, इसीलिए हमारा सब्जेक्ट कैसे आया, सिंगुलर ही आया है. आया समझ में, गॉट इट अंडरस्टूड. ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल है वो हम कल देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा आंसर जो है कल के टेस्ट के बताता हूँ. टेस्ट पेपर है आपके पास, ओपन कीजिए, जहाँ दिक्कत आती है पूछ लीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में आता है डी ऑप्शन, एंड थॉट दैट शी हैड सीन द विजिटर बिफोर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, डी ऑप्शन है, 4 नंबर का ऑप्शन. ओके ठीक है, देन वो आपने आंसर की पे टिक करो पेन्सिल से. जो इनकरेक्ट है उसको, सिंपल है गाइज, जो आपका इनकरेक्ट होगा उस त्याला असं असं फुल्या मारा, जे करेक्ट है त्याला असं करा. ठीक है, चलिए मैं ये बोर्ड लेता हूँ ताकि अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको समझा सकूँ यहाँ पे. हाँ, दूसरा, एज इट डार्क वी टू गो होम. एज इट क्या आएगा, वेरी गुड. एज इट वॉज गेटिंग डार्क वी डिसाइडेड टू गो होम. अगेन टू में डी आएगा. ठीक है, देन ही लुकिंग एट हर वंडरिंग वेयर ही kept looking at her wondering where he had seen her. B, 3 में B आएगा. Then 4, they to get married last month although they each other for only 6 months. क्या आएगा फिर, they decided to get married last month although they knew each other. मतलब क्या आएगा, D आएगा. ठीक है, 4 में D. 5, the weather good when you tennis. वॉज द वेदर गुड व्हेन यू आर प्लेइंग टेनिस. 5 में आएगा बी, क्या तुम जब टेनिस खेल रहे थे तो वातावरण अच्छा था. देन 6, व्हेन ही टू द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी, व्हेन ही केम टू द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी हैड लेफ्ट. ओके, तो सी आएगा ऑप्शन.
नाही आएगा. देखो यहाँ पे क्या है ना, एक पास्ट में है, म्हणजे मी जेव्हा स्टेशनला पोहोचलो तर माझ्या आधीच ट्रेन गेलेली होती. तो यहाँ पे क्या होता है, when one thing happened before another happened, तो जो आता समजा दोन गोष्टी आहे, तुम्ही स्टेशनला गेलात पण तुमच्या आधीच ट्रेन गेलेली होती, म्हणजे आधी ट्रेन निघून गेली नंतर तुम्ही आलात. मग जी गोष्ट पहिल्यांदा झाली ती पास्ट परफेक्ट मध्ये आणि जी गोष्ट दुसऱ्यांदा झाली ती पास्ट सिंपल मध्ये. मग कसं येईल, द ट्रेन हॅड ऑलरेडी लेफ्ट वेन आय केम देअर. मग कसं येईल, when he came to the station, the train already had left. C. 6 मध्ये C. 7. Last Monday when I the house it heavily. काय येईल? Last Monday when I was leaving the house it rained heavily. Okay. किंवा सॉरी, लास्ट मंडे व्हेन आई लेफ्ट द हाउस इट वाज रेनिंग हेवीली. बी. 7 में बी आता है. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. लास्ट मंडे वेन आय लेफ्ट द हाउस इट वॉज रेनिंग हेवीली. पहा, दोन्ही गोष्टी भूतकाळामध्ये झाल्या असतील, टेंसचा विषय है, दोनों हो चुके हैं. तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे चीज ऐसी है दोस्तों कि जब दोनों चीजें पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है तो जो चीज पहली बार हो रही थी वो पास्ट सिंपल में आएगा और जो चीज दूसरी बार हुई वो पास्ट कंटिन्यूअस में. जैसे कि सर वेन माय फ्रेंड केम आय वॉज स्लीपिंग, म्हणजे मी झोपलेलो होतो आणि त्यानंतर माझे मित्र आले, म्हणजे माझी झोप कोणामुळे डिस्टर्ब झाली, मित्र येल्यामुळे. टेन्सचा आहे. मग कसं येईल, लास्ट मंडे. ओके, कसं येईल हे, लास्ट मंडे वेन आय लेफ्ट द हाऊस इट वॉज रेनिंग हेवीली. तर 7 मध्ये काय येईल, बी. म्हणजे पहा, पहिल्यांदा पाऊस पडत होता आणि चालत्या पावसात मी घर सोडलं. पहिली ऍक्टिव्हिटी पास्ट कंटिन्युअस मध्ये, दुसरी पास्ट सिंपल मध्ये. तो 7 में बी. देन 8. yesterday when Tom the lesson. yesterday when Tom came. yesterday when Tom came the lesson had already begun. B. म्हणजे काल जेव्हा टॉम आला तर तो यायच्या आधीच लेसन सुरू झाला होता. म्हणजे पहिली ऍक्टिव्हिटी पास्ट परफेक्ट, दुसरी पास्ट सिंपल. देन 9. आय द कॉल बिकॉज आय शॉवर. आय डिडंट आन्सर द कॉल बिकॉज आय वॉज टेकिंग अ शॉवर. अ शॉवर म्हणजे काय, आंघोळ करणे. आंघोळ करणे म्हणजे शॉवर लेणे. ते वरून नळ चालतं, त्या नळाखाली जेव्हा तुम्ही आंघोळ करता त्याला शॉवर घेणं असं म्हणतात. बडे बडे हॉटेल्स में शॉवर ही होता है. आजकाल आपण घरी पण काय करतो, शॉवर बनवतो आंघोळीसाठी. ठीक आहे. 10 नंबर का क्वेश्चन. आफ्टर मेरी द रूम सी द फ्लोर. आफ्टर मेरी क्या आएगा, had tidied up the room she washed the floor. तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें. देन आफ्टर म्हणजे नंतर. yesterday at this time when his hat he across the bridge. yesterday at this time when his hat blew off he was walking across the bridge. डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वो ब्रिज से चल रहा था और उसकी हैट ऊपर उड़ गई. ब्लू ऑफ म्हणजे हवेने उडणे. he wanted me to go to the skating rink together as he I my skates he's my me his brother. As he wanted me to go to the skating rink together as he knew I had broken my skates he offered me his brothers. Okay, तो यहाँ पे क्या आएगा, C. Tom looked at his hand. He that those hands young and strong before. Tom looked at his hand. His क्या आएगा, he had known that those hands were young and strong before. C. 14. He us the firm wool since 1935. He told us the firm has been exporting wool since 1935. उसने कहा कि भाई ये जो फर्म मतलब कंपनी है ये 1935 से वूल को एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. 15. He didn't well though he a hard day before. He didn't slept well though he. एक मिनट, हाँ नहीं ये ऑप्शन है. He didn't well though a hard day before. हाँ हाँ. He didn't sleep. क्या आएगा, he didn't sleep well though he had spent a hard day before. D ऑप्शन है. He at the blackboard and that the English teacher the word apple there. He looked at the blackboard and saw that the English teacher was writing the word apple there. C. Mr. Brown
to meet 2 hours age to return the book which he, Mr. Brown, came to me 2 hours ago to return the book which he had borrowed. B option. No sooner he than he ill. क्या आएगा आप बताओ? No will fall ill कैसे आएगा? No sooner he had arrived than he fell ill. B option correct है दोस्तों. Then I my workbook by 6 o'clock yesterday and when my mother came home I supper. क्या आएगा? I had done my homework by 6 o'clock yesterday. यहाँ पे गाइस सी ऑप्शन नहीं आएगा, डीड आएगा, क्योंकि yesterday भूतकाळात स्पेसिफिक वेळेला घडलेली ती घटना असेल तर पास्ट सिंपल येतं कधी पण. वेन थिंग इज हॅपन्ड इन द पास्ट अँड टाइम इज मेन्शन विथ इट, देन यू नीड टू यूज पास्ट टेन्स. म्हणजे पहा कसं येईल. आय डीड माय होमवर्क बाय 6 o'clock yesterday when my mother came and I, आता इथे येईल हॅड सपर. इथे काय येईल, एक सेकंड. हा ऑप्शन, एक मिनट यार, ऑप्शन गलत कर दिया उन्होंने. सी ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सी यहाँ पे कर दो, बट यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ कर दी है टेस्ट बनाते समय. ठीक है. आई हैड डन माई होमवर्क बाय 6 o'clock yesterday when my mother came home and I was having supper. सपर मतलब पता है क्या? सपर एक्चुअली सपर का मतलब होता है रात के 12 बजे जो आप खाना खाते हो वो, लेकिन टाइमिंग इश्यू होता है ना ये फॉरेन कंट्रीज का, तो इन्होंने सपर नाम दे दिया. मतलब जेवण झाल्यानंतर तुम्ही काही खात असाल तर. He said that he school and he to enter the academy. He said that he said that he had finished the school and was going to enter the academy. C. I the only person to agree the new proposal. Am I? Very good. Am I the only person to agree the new proposal? Question mark D. How the wounds on your arm? How are the wounds म्हणजे काय? वुंड म्हणजे एक जखम, wounds म्हणजे अनेक जखमा. How are the wounds on your arm? काय येईल? ई. ई ऑप्शन येतं. तर तुमच्या आन्सर शीट मध्ये असं बाजूला ई करून टाका. आन्सर शीट मध्ये जिथे ई असेल ते. यू स्टील अनविलिंग टू वर्क अलॉंग विथ अस ऑन द प्रोजेक्ट. आर म्हणजे बी. 24. She really unacceptable for our program. Very good. In your opinion, is she really unacceptable for our program? शेवटी क्वेश्चन मार्क आहे तर काय येईल? बी येतं. ठीक है. 24 में बी आएगा. देन क्या है? ए आएगा. हाँ सॉरी. डू यू थिंक, नहीं नहीं, इन योर, डू यू थिंक शी रियली, नो, इन योर ओपिनियन इज शी रियली अनएक्सेप्टेबल फॉर अवर प्रोग्राम. तो यहाँ पे बी आएगा. इन योर ओपिनियन इज शी, म्हणजे शेवटी क्वेश्चन मार्क आला ना, की बाबा तुम्हाला तुमच्या मते ती आपल्या प्रोग्रामसाठी अनफिट आहे का, अनएक्सेप्टेबल आहे का, असा प्रश्न बी करेक्ट आहे. हा मग डू यू थिंक कसं येईल? डू यू थिंक इज शी रिअली अनएक्सेप्टेबल, तर तिथे इज हा शीच्या आधी येईल. हे कसं येतं पहा. डू यू थिंक शी इज रिअली अनएक्सेप्टेबल फॉर अवर प्रोग्राम, शी नंतर इज येईल, पण इथे इन युअर ओपिनियन इज आलंय पहा. डू यू थिंक, तुला असं वाट, डू यू थिंक शी इज रिअली अनएक्सेप्टेबल फॉर अवर प्रोग्राम, और इन योर ओपिनियन इज शी रियली अनएक्सेप्टेबल फॉर आवर प्रोग्राम. तो बी करेक्ट है. 25 देखो. नो नो नो, डू यू थिंक शी इज. डू यू थिंक नंतर, डू यू थिंक ऑलरेडी क्वेश्चन आहे ना, इन युअर ओपिनियन स्टेटमेंट आहे, डू ऑलरेडी क्वेश्चन आहे. डू यू थिंक नंतर पहिले सब्जेक्ट आलं पाहिजे. डू यू थिंक शी इज रियली अनएक्सेप्टेबल फॉर आवर प्रोग्राम अँड इन युअर ओपिनियन इज शी रियली अनएक्सेप्टेबल फॉर आवर प्रोग्राम. देन 25. These the unfortunate children I to you before. These are the unfortunate children I mentioned to you before. यहाँ पे A option है. Then he violently his first into the wall. He fist, not first. इथे काय येतं? He was violently slamming his fist into the wall. E. ठीक है. स्लॅमिंग म्हणजे काय? भिंतीला
बुक्की मारने, आपल्याला राग आला की आपण मारतो ना, आहे की नहीं? बचपन में किया करते थे वो। मैंने 2 बार अपना मोबाइल तोड़ दिया था। एक बार जब कॉलेज में फेल हो गया था तब, एक सब्जेक्ट बैक हो गया था। एक बार कब तोड़ा था मैंने, और एक बार एक को मार दिया था मैंने, बाद में मुझे पछतावा उसको क्यों मारा, उसका दांत वात टूट गया था, उसके बाद में फोड़ दिया था। तब मुझे एक बात समझ में आई कि गुस्सा जो है ना कभी नहीं करना है, और गुस्सा आ भी गया तो खुद का नुकसान नहीं करना है। क्योंकि मुझे फिर वो मोबाइल खरीदने के लिए, थोड़ा 1500 वाला चाइना मोबाइल था, वो खरीदने के लिए मुझे और काम करना पड़ा, मजदूरी करनी पड़ी, घर वाले तो देंगे नहीं, है ना? तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में कभी भी आपको गुस्सा आएगा तो खुद का नुकसान कभी नहीं करना है। शांत बैठना है, लंबी लंबी सांसें खींचो, अपने आप को इतना ही बताओ कि यार मेरा मोबाइल तोड़ने से या गाली गलौज करने से क्या साध्य होगा ना, है ना? मुझे याद है दोस्तों, मैं बहुत दिनों से पुणे में हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं है की मेरा किसी से कोई दोस्तों से या किसी से कोई झगडा हुआ होगा। म्हणजे मी वाद घालतच नाही कोणाशी। सामने वाला कितना भी गुस्से में होगा ना, आई ट्राई टू बी वेरी काम विथ हिम, क्योंकि मुझे पता है कि अब वो कुछ बोलेगा और आप कुछ बोलोगे तो फिर वो मैटर वर्सन हो जाएगा। आप उसको स्पेसिफाई करने की कोशिश कीजिए कि भाई माना वो गुस्से में है, लेकिन आप अपना पक्ष रखिए शांति से। वो एक बार 2 बार और गुस्सा करेगा, तीसरी बार वो शांति से बैठ जाएगा। वहीं आप अगर गुस्सा करने लगोगे तो फिर थर्ड वर्ल्ड वार वहाँ पे हो सकता है। पहले मैं भी एग्रेसिव एटीट्यूड का था, बट बाद में समझ आया हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपका गुस्सा करना जायज़ भी है, नॉर्मली आपको अवॉइड ही करना चाहिए। चलिए, and who the people on the underground, who are the people getting on the underground? Very good. See, then how many colors you the portrait with, how many colors have you painted? थांब एक मिनिट, हाँ, did you paint, नाही did you paints पण नाही येणार. हाँ, ओके. हाउ मेनी कलर्स आर यू पेंटिंग द पोर्ट्रेट विथ? पोर्ट्रेट का मतलब क्या है? पोर्ट्रेट म्हणजे तैलचित्र, मराठीतला शब्द आहे त्याला. तैलचित्र म्हणजे काय? फॉर एग्जाम्पल आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने क्या किया, आप ऐसी बैठी हैं एकदम विचार मग्न, और मैंने आपका चित्र बनाया और दीवार पे लगा दिया. जुन्या काळी मित्रांनो जेव्हा हे फोटोग्राफ्स वगैरे नव्हते ना, पोर्ट्रेट खूप महाग महाग विकल्या जायचे. तुम्हाला एक चित्रपट तुम्ही पाहिला असेल, खट्टा मिठ्ठा, अक्षय कुमारचा. त्याच्यामध्ये ते ब्याच करोडी मालच्या घरी काय करतात, पेंटिंग करने जाते. पहिला का चित्रपट तो? आणि मग ते काय करतं, त्याला डब्बा फेकून मारतो, आणि मग ते जे तैलचित्र आहे ते खराब होतं. त्याच्या आधी तो आसरानी म्हणजे ब्याच करोडी माल पाहुण्यांना ओळख करून देतो, ये मेरे पूज्य पूज्य पूज्यपात पिताजी की तस्वीर है. उस समय बंगाल के मशहूर चित्रकार उन्होंने ये चित्र बनाया था, और मेरी हर सुबह उनको प्रणाम करने से ही शुरू होती है. याचं ते काय करतात, 3-13 करतात. तो जब जब नहीं था, जब फोटो नहीं थे, कैमरा नहीं थे, तो उस समय चित्र बनाया जाता था ना. तो चित्र किसके द्वारा? कलर्स के द्वारा बनाया जाता. त्याला तैलचित्र म्हणतो आपण. एक एफसी रोडला गुडलक कॅफे आहे, मला माहिती आहे तरुण मुलांना. बाय द वे, आय हॅव नेव्हर बीन टू गुडलक कॅफे अंटिल नाउ, ऑल्दो आय हॅव बीन इन पुणे फॉर मेनी इयर्स. मी आजपर्यंत गुडलक कॅफेत पाय ठेवलेला, बिकॉज आई जाता ही नहीं मैं वैसे प्लेसेस, तो मतलब ज़्यादा वो फास्ट फूड खाता ही नहीं, तो जाने का सवाल ही नाही. मग तिथे मला का माहिती आहे, मी बऱ्याचदा तिथून प्रवास करताना ना काही मुलं बसलेली असतात. मी 5-6 वेळेला पाहिलं, एक मुलगा आहे झाडासा एक, तो पेंटिंग्स बनवतो, आणि बरीच लोक असं त्याच्यासमोर अशी बसलेली असतात. तो चित्र काढतो आणि तो ते फ्रेम करून त्यांना देत असतो. त्यामुळे मला मला पता है. अरे मग मी पहिलं का चहा कॅफे जवळ बसतो, कभी मुझे बनाना है तो मैं बराबर वहीं एड्रेस पे जाऊंगा. ठीक है, चलिए. नाउ, क्वालिफाइड पर्सोनेल. गाइस, पर्सनल का मतलब एक है, पर्सन का पर्सोनेल मतलब क्या है, एक से ज्यादा. ठीक है. क्वालिफाइड पर्सोनेल जस्ट वांट टू कम आउट टू रूरल एरियाज इवन व्हेन दे गुड सैलरीज. क्वालिफाइड पीपल just don't want to come out to rural areas even when they are offered good salaries. मतलब जैसा आपको पता है, एमबीबीएस वाले डॉक्टर देखो गांव देहातों में जाना पसंद नहीं करते, सैलरी अच्छी होने के बावजूद भी. तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है दोस्तों वहां पे. ठीक है, चलिए. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. she repeatedly romantic novels which in the 18th century repeatedly she repeatedly reads romantic novels which डी बरोबर आहे. शी वर रिटन, नाही नाही, हे वाक्य कसं आहे माहिती आहे का, शी रिपीटेडली रीड्स रोमॅन्टिक नॉव्हल्स
विच वर रिटन इन द 18th सेंचुरी. 18व्या शतकातील कादंबऱ्या ती परत परत वाचते. तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है, सॉरी आपका क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है. डी ऑप्शन करेक्ट है तिथे. शी रिपीटेडली रीड, सॉरी रेड, नॉट रीड, रेड. हाँ, READ, READ रीड प्रेजेंट टेंस, READ रेड पास्ट, READ रेड पास्ट पार्टिसिपल और रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, तो डी करेक्ट. नाही नाही, तसं नाही आहे. तुमचा डाऊट रीड बद्दल आहे का? नाही नाही, सुनिए, मैं क्लॅरिफाय करता हूँ. आता READ रीड, रीड हा प्रोनाउन्सिएशन आहे प्रेझेंट टेन्स मध्ये. READ रीड स्पेलिंग सेम आहे, पण त्याचा उच्चार जर रेड झाला, रेड, READ रीड प्रेझेंट टेन्स, READ रेड पास्ट सिंपल टेन्स, READ रेड पास्ट पार्टिसिपल आणि रीडिंग प्रेझेंट. आता कसं, शी रिपीटेडली रेड रोमॅन्टिक नॉव्हल्स विच वर रिटन इन दी 18th सेंचुरी. डी ऑप्शन करेक्ट है. तिने वारंवार त्या कादंबऱ्या वाचल्या ज्या 18व्या शतकातील. एक नॉवल है दोस्तों, कोई आदमी एक नॉवल को कितनी बार पढ़ सकता है? कितनी भी अच्छी लगे आपको, कितनी भी अच्छी लगे. आपने पढ़ा है कभी ऐसे कि एक ही बुक है उसको बार बार पढ़ा है? देयर इज ए मराठी नॉवल विच इज कॉल्ड धग. 1961 मध्ये प्रकाशित झाली आहे, पॉप्युलर प्रकाशनकडून. उद्धव शेळके त्याचे लेखक आहे. विदर्भात एका कुटुंबाची संघर्ष कहाणी दाखवली आहे. कौतिक शिंपीन, महादेव शिंपी, तिचा सासरा, त्याची 2 मुलं नामा, भीमा आणि त्यांचे शेजारी कासम मिया, सकीना नावाची बाई आणि रुबीना नावाची त्यांची मुलगी बानो. एवढ्या पात्रांभोवती ती नॉवल आहे. मला असं वाटतं ती मराठी साहित्याची अजरामर कादंबरी, अजरामर. उस कादंबरी को मैंने कितनी बार पढ़ा होगा? 10 बार. अच्छा, और बढ़ाओ. अब तक मैंने उस नॉवल को 37 टाइम्स पढ़ा है, 37 टाइम्स. एंड एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बार तो मैं उसको पढ़ता ही हूँ. व्हेन आई ट्रॅव्हल आय डू रीड दॅट नॉवल. प्रत्येक वेळेला ती कादंबरी वाचताना मला नवीन काहीतरी उमगतं. एव्हरी टाइम व्हेन आय शॉल रीड दॅट नॉवल, एव्हरी टाइम आय गेट समथिंग न्यू. धग तुम्ही एकदा वाचावी, एकदा तुम्ही वाचा. तुम्हाला कधी आयुष्यात डिमोटिवेट झाल्यासारखं वाटेल, अभ्यास करण्याची इच्छा होणार नाही, तुम्ही निराश व्हाल, मला असं वाटेल संपलंय सर आयुष्यात आता. कधी कधी कोणाचं ब्रेकअप झालं की आत्महत्या करावीशी वाटते, परीक्षेत अपयश आलं थोड्या थोडक्याने आपल्याला असं वाटतं, कधी कधी होतं. तर तुम्ही ती नॉवल जर वाचली ना, तर तुम्हाला असं वाटेल की जेवढा संघर्ष ती कौतिक शिंपीन तिच्या संसारासाठी करते, त्याचं 1% स्ट्रगलही आपण करत नाही. दॅट इज वाय आय नेवर गेट डिमोटिवेटेड, आय नेवर गेट डिप्रेशन. वाय? क्योंकि आप अच्छी चीज़ों को पढ़ते रहोगे तो आपको लगता है कि यार इनके कंपैरिजन में मेरा तो कुछ है ही नहीं, बढ़िया से एसी में रहता हूँ, खाता हूँ टाइम पे. त्यांना तेही मिळत नाही आहे. तर आप कभी टाइम मिला तो आप जरूर पढ़िएगा. 150-200 रुपयाला काही ती नॉवल मिळत. धग या कादंबरीचं नाव आणि उद्धव शेळके त्याचे लेखक आहे. गॉट इट. आता काय करूया आपण, रिमेनिंग आन्सर्स आपण उद्याला सॉल्व्ह करून घेऊ, कारण आपला टाइम झालाय. फक्त